तो अब यहाँ से हम लोग जो चलेंगे वो मौर्यन हिस्ट्री पर आएंगे। मौर्यन हिस्ट्री में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कई टॉपिक इसमें हैं आप लोगों को जो लिखा गया आपके सिलेबस में। जैसे शायद देखेंगे आप लोग एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा अशोक का धम्मा, धम्मा ऑफ अशोका, फॉरेन पॉलिसी ऑफ अशोका, कलिंगा वॉर ऑफ अशोका, ये सब लिखे होंगे। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी लिखा है क्या, देख लें एक बार। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी लिखा होगा शायद। आर्किटेक्चर है, हाँ इतने ही टॉपिक होंगे मैंने जो बताया। एक्सटेंट होगा एंड कलिंगा वॉर, फॉरेन पॉलिसी, धम्मा एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इतने टॉपिक होंगे, ठीक। चलिए इसमें से कुछ क्लास में लिखा दिया जाएगा और कुछ जो है एक टॉपिक का नोट्स मैंने कहा है वो है लिच्छवी, तो लिच्छवी वाला सिंपल कराया गया है, नोट्स आपको जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि कहाँ तक करवा सकता हूँ मैं, जहाँ तक लिखवाना होगा वहाँ तक करवा दूंगा, कुछ टॉपिक नोट्स में जाना ही जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर सारे कराएंगे तो बहुत समय लगेगा इसमें, तो कुछ टॉपिक क्लास में करवा दूंगा, वो टॉपिक के साथ ही चलेगा, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यों ने करीब करीब 143 ईयर्स रूल किया था भारत पर, 143 साल। और इस 143 ईयर्स में 3 बड़े शासक हुए थे, उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे उसके बेटे बिंदुसार, थर्ड उनके बेटे अशोका। उसके बाद ये एम्पायर कोलैप्स कर जाता है। तो यही 3 में से 2 में समय लगना है, 2 में भी नहीं बल्कि एक ही में समय लगना, अशोका में। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जल्दी निकल जाता है, बिंदुसार उससे भी जल्दी निकल जाएगा। तो जो समय लगेगा उसका जो टॉपिक लिखा है ना उसमें लगेगा बाकी, क्योंकि टॉपिक लिखा है तो उसके बारे में ये सोचना है कि कौन सा मेंस में आ सकता है। और मुझे लगता है कि जितने टॉपिक लिखे गए ना वो सभी मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। धम्मा पॉलिसी भी आ सकती है अशोक की, एंड फॉरेन पॉलिसी भी आ सकती है, एंड कलिंगा वॉर पर भी क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। अभी तक पता नहीं आया कि नहीं आया, बताने वाला है कोई यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर में मौर्यन से मेंस में नहीं आया? हाँ तो आ सकता है, कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट कर रहे हो। क्योंकि एंशियंट में मौर्यन एम्पायर एक बड़ा एम्पायर है, बड़ा टॉपिक है, अभी तक नहीं आया है तो कभी भी आ सकता है, नेक्स्ट एग्जाम हो सकता है टारगेट रहे। इसलिए इस टॉपिक को जरूर अच्छे से तैयार कर लें, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आदत है मेरी, जब बड़े एम्पायर शुरू करते हैं, छोटे भी एम्पायर जब शुरू करते हैं तो सोर्सेज उस काल के क्या है उसको बताने की कोशिश की जाती है। कुछ सोर्सेज ऊपर मैं बताकर आया हूँ, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, उसको बस यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। जो नहीं बताया फैक्चुअली वो आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में, पीटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नेचर में, मेंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नेचर में पूछे जाएंगे। सो वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक फ्रॉम सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री, मौर्य इतिहास के सोर्स क्या हमारे पास है। मौर्य हिस्ट्री के सोर्सेज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे तरीके के सोर्सेज में आते हैं। जैसे इसमें सोर्सेज में फॉरेन अकाउंट भी आता है, लिटरेचर भी आता है, लिटरेचर में दोनों आते हैं, रिलीजियस नॉन रिलीजियस बोथ, एंड आर्कियोलॉजी ये भी आता है। तो ये तीनों सोर्सेज को अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं ना। तो सबसे पहला हेडिंग आपको करना है
फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट में ज्यादातर चीजें करा दी गई हैं। मेगास्थनीज के बारे में बताया गया होगा आपको। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु रोट इंडिका एंड बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बहुत सारी बातें समाज के बारे में बताई है, बहुत सारी गलत सलत बातें भी बताई हैं, वो सब बता दिया था ना। हाँ, तो फॉरेन अकाउंट में कुछ नाम भर लिख लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि ये बताया जा चुका है। सोर्सेस कराते समय कराना पड़ता है इसको। इतिहास जब पढ़ते हैं ना आप लोग एनसीईआरटी से या कहीं से, जब मेजर किताबों से, तो सोर्सेज ही सबसे पहले बताए जाते हैं क्योंकि उसी सोर्सेज के आधार पर उस काल का इतिहास लिखा गया है। तो फॉरेन अकाउंट मेगास्थनीज, इसको वहीं से पढ़ेंगे, शुरू में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। एम्बेसडर था ये, ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर अब सेल्यूकस इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगर एक लाइन लिखना हो तो वो लिख लें आप लोग, ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद भी कुछ एम्बेसडर्स आए थे, उनके भी नाम मैं लिखा देता हूं, ऑल्दो वी आर अनेबल टू फाइंड द बुक्स अबाउट देम, ठीक है, मतलब उनकी कोई किताब हमें नहीं मिलती है बट सोर्सेज में है वो। जैसे डायमेकस, डायमेकस से भी हमें कुछ जानकारी तो ऐसी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन एम्बेसडर हैं तो कम से कम बता दिया जाए किसके दरबार में आए थे ये। इस समय डिप्लोमेटिक रिलेशन था और मौर्यन एम्पायर और रोमन एम्पायर में विशेषकर ग्रीक से कुछ हद तक एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रहा है, तो राजदूतों का एक्सचेंज होता रहा है। ये बिंदुसार के दरबार में राजदूत थे, ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। और अशोक के दरबार में जो राजदूत आए थे, कोई जानता है नाम? डायनोसियस, डायनोसियस, ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ अशोका। तो 3 नाम आप लिख लेंगे, यही फॉरेन अकाउंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशन वो एस्टेब्लिश्ड विद दैट ऑफ ग्रीक, और ग्रीक में इजिप्ट तक इनका एम्पायर काफी बड़ा था ना। तो सिकंदर अलेक्जेंडर ने जितना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था ना, वो एम्पायर बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अफगानिस्तान से पीछे वाले हिस्से में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और ईस्टर्न पार्ट उसका जो है वो बैक्ट्रिया कहा जाता था और वेस्टर्न पार्ट पार्थिया कहा जाता था उसका। तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। बैक्ट्रिया वाले पार्ट से भारत पर कुछ अटैक होंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। मौर्य काल में कोई विदेशी अटैक नहीं होगा क्योंकि मौर्य शासक जो था ना, विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, उनका कंट्रोल जो है भारत की साइंटिफिक बाउंड्री तक था, यानी हिंदुकुश रीजन तक, और हिंदुकुश रीजन से ही इंटर करते थे विदेशी। जब वहां तक कंट्रोल हो गया तो विदेशियों का आना मुश्किल हो गया। जैसे सेल्यूकस ने आने की कोशिश की थी भारत में, लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि सेल्यूकस को हराया कहाँ गया, उसके अपने क्षेत्र में जाकर के, यानी भारत आने का मौका ही नहीं दिया गया उसको। जैसे भारत के शासक क्या करते थे कि अंदर ही बैठे रहते थे, दिल्ली के शासक तो विशेष रूप से अंदर ही बैठे रहते थे। वो सोचते थे जब अटैकर भारत आ जाएंगे तो लड़ लेंगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में वो अंदर आकर के डिस्ट्रक्शन हमारा ही करते थे, क्योंकि अल्टीमेटली जिसकी जमीन पर युद्ध लड़ा जाएगा, डिस्ट्रक्शन किसका होगा? वो इंडिया का होगा। और ज्यादातर लड़ाइयां देखिए हरियाणा वाले रीजन में हुए, पानीपत की लड़ाई या तराइन का युद्ध, ये सब कहाँ हुए हैं? ये सब इसी रीजन में हुए। और इस पर यूपीएससी में खैर अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि क्या कारण है कि पानीपत बैटलफील्ड बना था 3 बार। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में 150 शब्द लिखने के लिए पूछ दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत आसान था उनको, एक तो कनेक्शन था यहाँ से, बड़ी आसानी से रोड से कनेक्टेड था, तो बड़ी आसानी से वो यहाँ तक मूव कर जाते थे।
और बड़ी आसानी से निकलने का मौका। और सेना लेकर के जब आते थे तो रोड अच्छा होना चाहिए, तभी वो सेना को मूव करा पाएंगे। तो वो उत्तरा पथ वाला जो रास्ता था ना, बड़ा अच्छा रास्ता था, और उससे जो है वो बड़ी आसानी से आ जाते थे। और यहाँ पर बड़ा बैटलफील्ड भी था, बड़ा सा ग्राउंड था जहां पर युद्ध लड़ने के लिए एक आइडियल सर्कमस्टांसेस थी। इसीलिए बाबर ने इसी जगह का चुनाव किया था। जब बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, इसी जगह का चुनाव किया, पहले आ गया था वो, और पहले आकर के पहले ही अपनी सेना को अरेंज कर दिया था यहाँ पर। और बाद में जब अटैक हुआ था, मतलब यहाँ पर बाबर का, तो बाद में जब इब्राहिम की सेना आई तो वो बड़ी आसानी से उसको हरा दिया गया, क्योंकि पहले प्लानिंग कर ली गई थी। तो ये एक बैटलफील्ड बन गया। तो ज्यादातर चीजें यही रही। मौर्यन रूलर्स एकमात्र रूलर्स रहे जिन्होंने अंदर नहीं आने दिया विदेशी अटैकर्स को, बल्कि उनके सोर्स में जाकर के, उनके क्षेत्र में जाकर के हराया। सेल्यूकस से जो सामना हुआ इनका, वो अफगानिस्तान रीजन में हुआ था, भारत के अंदर नहीं आने दिया। ठीक है, इस तरीके की चीजें थी इनकी। तो ये स्ट्रेटेजिकली ये साउंड पोजीशन में थे, क्योंकि इनको कंट्रोल वहां पर भी मिल गया था, इसलिए बड़ी आसानी से चीजें कर गए ये लोग। ठीक है, दूसरा सोर्स आते हैं लिटरेचर। It is also an important source to know the history of Mauryans. Many religious literature are there, also there, like Brahman literature, Buddhist literature and Jain literature. तो सबसे पहले इसमें रिलीजियस लिटरेचर देखेंगे। रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ब्राह्मण, बुद्धिस्ट एंड जैन। तीनों से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण लिटरेचर में इसके नीचे ही लिखना है, इस जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, उसके नीचे ही लिख लेना है, क्योंकि लिटरेचर में राइटर का नाम नहीं आएगा इसमें, क्योंकि राइटर का नाम किसी को पता नहीं है। एक आध होगा तो उसको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो कुछ पुराण है इसमें ब्राह्मण लिटरेचर में, और पुराण में 3 पुराण है, लिख लेंगे। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य, वायु एंड विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण, वायु पुराण एंड विष्णु पुराण, ये तीनों मौर्य काल के बारे में जानकारी का सोर्स है। मत्स्य पुराण जैसा मैंने बताया वो ओल्डेस्ट पुराण है, ये सबसे पुराना भी पुराण है। जहां तक बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात है तो कुछ अवदान इसमें है। ठीक है, अवदांस, अवदांस में 2 अवदान है, एक तो दिव्य अवदान, और दूसरा है अशोकावदान। दिव्यावदान एंड अशोकावदान। इसके अलावा जातका स्टोरीज से भी इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जातका स्टोरीज क्या है? हाँ, प्री बर्थ स्टोरीज, यानी बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले की स्टोरीज है, बताया गया है अलग से इन सब चीजों पर, इसलिए इसको यहां पर डिफाइन नहीं करेंगे ना। इसके अलावा सिंगली क्रॉनिकल्स है, इसी में है, नीचे लिखेंगे आप लोग, सिंगली क्रॉनिकल्स। सिंगली क्रॉनिकल्स में 2 किताबें आती हैं जो श्रीलंका के बारे में बौद्ध धर्म का इतिहास बताता है। हाँ, दीपवंश एंड महावंश, 2 किताबें हैं। दीपवंश एंड महावंश, ये दोनों किताबें हैं, इसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ये तीनों इसके नीचे हैं, बाकी ये सारी किताबें बुद्धिस्ट लिटरेचर के नीचे हैं। जैन टेक्स्ट में 2 किताबें आती हैं। ठीक है, एक तो परिशिष्ट पर्वन नाम से किताब है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई किताब है,
इस किताब के राइटर के बारे में कई बार क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है। तो जैन लिटरेचर में, हटा दो क्या इसको, जैन लिटरेचर में लिखेंगे आप लोग परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र की किताब है। हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन। और दूसरी किताब है कल्पसूत्र, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म से रिलेटेड है। कल्पसूत्र, ये दो किताबें हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड है। इन सभी से विशेषकर जैसे मैं ये बताऊं, परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त मौर्य के श्रवण बेलगोला में माइग्रेट होने का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए एंड देयर ही स्टार्टेड पिनेंस, तपस्या करना शुरू किया, एंड बाय संलेखना मेथड ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ देयर। तो वहां पर पहाड़ी एक है कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, वहीं पर वो तपस्या करने गए। तो वो यहीं से जानकारी मिलती है, बिकॉज ही अडॉप्टेड जैन रिलीजन लेटर, जैन रिलीजन को अपना लिया था ना, तो इसीलिए इस किताब में जानकारी मिलती है इसकी। तो कुछ चीजें इन्हीं सबसे मिलती हैं। नॉन रिलीजियस लिटरेचर की बात करें, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण किताब जो इस काल के बारे में जानकारी देती है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र अलग अलग लिखेंगे इसको, अलग अलग थोड़ा थोड़ा, दो दो लाइन सब में लिखना है। ये लिखा नहीं था ना आप लोगों ने, सोर्सेज जब पढ़ाया था तो नहीं लिखा होगा। जो भी लिटरेचर अब बताऊंगा सब संस्कृत भाषा में लिखा होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अर्थशास्त्र के बारे में कुछ विवाद भी है, क्योंकि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इन तीनों को अलग अलग व्यक्ति माना जाता है इतिहास में। कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि तीनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तीनों एक ही व्यक्ति रहे हैं। जो भी रहे हो, हमें ये मान लेना है कि ये किताब उन्होंने तीनों ने लिखी है, ठीक है। चाहे तीनों अलग अलग, जैसे विष्णुगुप्त को कुछ लोग बताते हैं कि वो गुप्ता काल के थे, और कौटिल्य बताते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम इनके हैं। तो संस्कृत में लिखी गई किताब है, ठीक है। और राइटर इसके जो है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। अगर ये तीनों अलग हैं तब भी ये तीनों ही राइटर हैं, ठीक है, क्योंकि इसको पूरा करते करते गुप्त काल तक का समय लगा होगा, ऐसा मान लिया गया है, ठीक है। इस किताब में क्या लिखा गया है, कभी कभी ये भी पूछा था, इसका सब्जेक्ट मैटर। अक्सर आजकल राइटर की जगह पर सब्जेक्ट मैटर पूछा जाता है कि पर्टिकुलर किताब में क्या लिखा गया है या किसके विषय में वो है, कोर एरिया क्या उसका है। तो किसके बारे में किताब है ये? पॉलिटिक्स के बारे में है। अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स के बारे में किताब है, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है। हाँ, मौर्यन इकोनॉमी की बात जरूर करता है, लेकिन बेसिकली वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो पॉलिटिक्स का मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी चर्चा है। तो ये बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस, मौर्य काल के प्रशासन, मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था, उसकी चर्चा इस किताब में मिलती है, ठीक है। कौन सा? अच्छा, बुक है, बोन हो गया। तीसरी चीज, ये किताब 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15 भागों में डिवाइडेड है। 15 भाग का मतलब 15 चैप्टर्स मान ले इसको, ठीक है। और 15 भाग में डिवाइडेड है, इसको कहा गया अधिकरण है। चैप्टर्स का नाम, भाग का नाम अधिकरण कह सकते हैं। तो डिवाइडेड इनटू 15 अधिकरणस।
15 अधिकरणों में डिवाइड है ये किताब। तो कुल मिलाकर के ये किताब जो है 15 अधिकरण में लिखा गया है संस्कृत भाषा में, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यंस की किताब है ये, यानी उस काल के प्रशासन के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट बुक यही है, इससे बेस्ट बुक नहीं है। ठीक है, यानी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसी से हमें जानकारी पूरी मिलती है। तो पहली किताब है ये, हटा दो। दूसरी किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये किताब इस समय नहीं लिखी गई है, ये किताब लिखी बाद में गई है, शायद गुप्ता काल में लिखी गई किताब है। ठीक है, गुप्ता काल के एक राइटर थे विशाख दत्त, तो इस किताब को संस्कृत में ही लिखा गया है विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्ता वॉज राइटर। अब इसका विषय आपको बताना है, सब्जेक्ट मैटर क्या इसका है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक। मुद्रा राक्षस सब्जेक्ट मैटर, एनी आइडिया। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की उन चालाकियों, उन चाल या उन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य को दुश्मनों को हराने के लिए उन्होंने बनाई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जो है बहुत बड़े स्ट्रेटेजिशियन माने जाते हैं, रणनीतिकार, और दुश्मनों को हराने के लिए कौन कौन सी चालें चलते हैं वो चालों के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर इसका लिख लेंगे आप लोग। इट इज अबाउट strategies of Chanakya. It is about strategies of Chanakya. It is about strategies of Chanakya against the enemies of Chandragupta Maurya. Against the enemies of Chandragupta Maurya. Against the enemies of Chandragupta Maurya. Third book, Gargi Samhita. गार्गी संहिता गार्गी की ही किताब है, राइटर इसकी गार्गी थी। सब्जेक्ट मैटर आजकल पूछा जा रहा है, ट्रेंड है, फैशन है, और सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। आजकल राइटर का नाम ज्यादातर नहीं पूछते ये लोग। तो ये बुक बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पर लिखी गई है, ज्योतिष पर। ठीक है, लिख लेंगे, गार्गी इनके राइटर का नाम है, रिटन बाय गार्गी। एंड दिस बुक इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। दिस बुक इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ये तो किताब जानते हैं आप लोग, बहुत पॉपुलर किताब है, और एक्चुअली हिस्ट्री जैसी किताब जो लिखी गई ना, इतिहास जिसे कहा जाता है, भारत के लोगों को इतिहास लेखन की समझ नहीं थी, हिस्टोग्राफी की समझ नहीं थी कि इतिहास लिखा कैसे जाता है। इस किताब का पहला चैप्टर जो है ना, वो इसी बारे में बताया गया, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ट्रेड्स, यानी गुण क्या होते हैं इतिहास लेखन के, राइटिंग के, वो इसका पहला चैप्टर है। इसमें लिखा गया कि क्या क्या चीजें इतिहास लेखन के गुण होते हैं। और एक्चुअली ये किताब इतिहास जैसी लिखी गई है, संस्कृत में लिखा गया है, कश्मीरी ब्राह्मण थे कल्हण, उन्होंने लिखा है। और ये किताब मौर्य काल का नहीं है, लेकिन मौर्यों के बारे में इतिहास जरूर बताता है ये। ठीक है, तो कल्हण ने लिखा था। और किसके बारे में है ये, इट इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ओनली। केवल कश्मीर का इतिहास है और कुछ है ही नहीं। इतिहास है, पूरा घटनाओं को पॉलिटिकली दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ कश्मीर का इतिहास है, उसके बाहर का दिखाता ही नहीं है। ठीक है, यानी इट इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। किसी एग्जाम में, किसी क्या कई एग्जाम में इनफैक्ट पूछा गया है कि ये जो बुक है
कि रजतरंगिणी का मतलब होता है ना स्ट्रीम ऑफ किंग्स, इसका वर्डली मीनिंग में मैं बता दूं, इसका मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ किंग्स। ठीक है, तो बताया गया कितने स्ट्रीम्स या कितने तरंगों में डिवाइड है ये किताब, कितने तरंग में। ठीक है, तो तरंग का मतलब आप पार्ट समझ सकते हैं, भाग। एक तरंग पहला भाग होगा, दूसरा तरंग दूसरा भाग होगा इसका, इस तरीके से तरंग में डिवाइड है। जैसे ऊपर मैंने अर्थशास्त्र बताया तो अधिकरण में डिवाइड था वो, ये तरंग में डिवाइड है। कितने तरंग इसके हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो दिस बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 तरंग्स, 8 तरंगों में डिवाइडेड है, लिख लेंगे। दिस बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 tarangs, divided into 8 tarangs. This book has been divided into 8 tarangs. एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और फिर कई एग्जाम में उसको रिपीट किया गया कि किस राजा के दरबार में ये कंप्लीट किया गया था, कल्हण के द्वारा। ठीक है, हाँ कौन से, किसी ने बताया था नाम? जय सिंह। 12th सेंचुरी में कंप्लीट किया गया था, जय सिंह राजा थे उस समय कश्मीर के, जय सिंह के दरबार में कंप्लीट किया गया था, जो राजा थे लोहार वंश के। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। दिस बुक हैज बीन कंप्लीटेड in the 12th century. This book had been completed in the 12th century during the period of जय सिंह, कश्मीरी किंग जय सिंह लिख लेंगे ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कश्मीरी किंग जय सिंह। कश्मीरी किंग जय सिंह। अर्थशास्त्र जैसी एक किताब और है जो इस काल के बारे में कुछ जानकारी देती है, उसका नाम है, 5वीं किताब में, वार्तिक। इस किताब के राइटर थे कात्यायन, और ये भी पॉलिटिक्स पर किताब है। तो जैसे अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स पर है, ये भी पॉलिटिक्स पर किताब है। मौर्य काल के बारे में, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में कुछ जानकारी इससे भी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ किताबें। लिटरेचर पार्ट आपका हो गया है। जो थोड़ा बहुत हमें समय लगेगा ना, वो लगेगा आपका आर्कियोलॉजी पार्ट में। आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है आपको है, क्योंकि आर्कियोलॉजी में अक्सर हमें समझ में नहीं आता है कि क्या क्या करना है, तो उसको मैंने जो शुरू में क्लासिफाई किया था ना, उसी के हिसाब से लेकर चलेंगे। आर्कियोलॉजी, हाँ आ रहे, निकालना भी पड़ेगा। हाँ, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में सबसे बड़ा पार्ट जो इसका है वो इंस्क्रिप्शंस का है, लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग एक्सकेवेशन से करेंगे। एक्सकेवेशन में कुछ चीजें आपको जानना है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे पटना शहर को एक्सकेवेट करवाया गया कुछ जगहों को, तो एक कुम्हरार है और दूसरा बुलंदी बाग है, ये 2 जगहों को एक्सकेवेट करवाया गया। यहाँ पर कुछ शहरों के अवशेष और कुछ पैलेसेस के एविडेंसेस मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस मिला है कुम्हरार से, जो आज भी है, वहां म्यूजियम बन गया है वो पूरा। उस पैलेस को आपको आर्किटेक्चर पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, उस पैलेस में केवल उसका जो सेंट्रल हॉल है ना, उसमें 84 पिलर्स लगे हुए हैं, जो स्टोन के लगे हुए। उसकी छत और जो फ्लोर है ना, वो लकड़ी की बनी हुई है। कुछ चीजें वहां पर अभी भी बची हुई है, 84 पिलर्स के कुछ एविडेंस मिले वहां पर है, और वो आजकल जो है एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, तो वो एक म्यूजियम बन गया। कुम्हरार पटना में एक जगह है। दूसरा बुलंदी बाग, बुलंदी बाग से पाटलिपुत्रा सिटी के एविडेंस मिलते, वहां पर लकड़ी के जो है ना
प्लैंक्स बनाए गए, जो वॉल्स हैं वो मिले हुए हैं। यानी मैंने बताया था ना कि लकड़ी की दीवारें खड़ी कर दिया जाता था, तो वो प्लैंक्स वहां पर मिले हुए हैं। तो इससे लगता है, और इसका डिस्क्रिप्शन कई इतिहासकारों ने भी दिया है, मेगास्थनीज ने भी दिया था, तो इससे लगता है कि पाटलिपुत्र शहर ग्रैंड रहा होगा, उसमें जो पैलेस है चंद्रगुप्त मौर्य का वो भी बहुत ग्रैंड रहा होगा। तो एक्सकेवेशंस 2 जगहों का किया गया, 2 नहीं बल्कि 3 किया गया, लेकिन 2 ही जानना आपको जरूरी है। तो एक्सकेवेशन इसमें पहला किया गया है कुम्भरहार, ठीक है, कुम्भरहार डैश देकर लिख लेंगे, एविडेंस ऑफ, कुम्भरहार पटना में ही है ना, याद रखेंगे, एविडेंस ऑफ पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एविडेंस ऑफ पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन फाउंड, एविडेंस ऑफ पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन फाउंड। दूसरा एविडेंस ऑफ पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हैज बीन फाउंड, बुलंदी बाग, ये भी पटना में ही, लिख लेंगे, एविडेंस ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी, एविडेंस ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी हैज बीन फाउंड, एविडेंस ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी हैज बीन फाउंड। एविडेंस ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी हैज बीन फाउंड। तो इन सब को जोड़ने से लगता है कि पाटलिपुत्रा शहर था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिल जाता है, लिटरेरी एविडेंस में मिल जाता है, बहुत सारी चीजों से पता चल जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम लोग इसमें देखेंगे वो है पोट्री। इस काल के लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, उसके एविडेंस में मिले हैं। आप लोगों को मैंने बताया था बुद्धा काल में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इस्तेमाल हुआ था, बताया था ना मैंने। हाँ, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इस काल में भी यूज हो रहा था, और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रिच क्लास के लोग करते थे, यानी ये बर्तन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो एविडेंस ऑफ NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, evidence of northern black polished ware has been found, evidence of northern black polished ware has been found during excavations। तीसरा सोर्स इसमें आएगा आर्कियोलॉजिकल में, कॉइन्स। मौर्य लोग सिक्के जारी करते थे, तो बताएं पहले सिक्के कब जारी हुए थे? 6th सेंचुरी, बुद्धा काल, सीधे बोले बुद्धा काल में पंचमाग नाम से मेटल, सिल्वर, कॉपर भी बाद में जारी, कॉपर भी हुए थे लेकिन इनिशियली सिल्वर ही थे। इस काल में सिल्वर और कॉपर दोनों कॉइन्स थे, इसका नाम अलग है अब, ठीक है, वही नाम नहीं मिलेंगे आपको, नाम अलग अलग मिलेंगे। पूरे एंशियंट हिस्ट्री में और पूरे मिडाइवल हिस्ट्री में सिक्कों के नाम से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर में, ठीक है। जैसे रुपया नाम पहली बार किसने सिक्कों का रखा था? शेरशाह सूरी ने, रुपया। उसके बाद आज तक यूज हो रहा है, अंग्रेजों ने भी यूज किया रुपया नाम से। चांदी के सिक्के अकबर भी चलाया करते थे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया, अकबर के काल में भी रहा, अंग्रेजों के काल में भी रुपया रहा ये, तो रुपया नाम पड़ गया। ये टंका भी सिक्के रहे हैं, ठीक है। दिनार भी सिक्के रहे, दिनार तो बताया था मैंने आपको, दिनार एंड रूपक। रूपक चांदी के सिक्के थे, गुप्ता काल में इश्यू हुए थे। एंड दिनार पूरे एंशियंट पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को कहा जाता था, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ठीक है। तो टंका जो है दिल्ली सल्तनत के काल में इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था, टंका, और जीतल कॉपर कॉइन्स थे, ठीक है। इस तरीके के सिक्कों के नाम थोड़े से याद रखने हैं। शाहरुख नाम के एक सिक्के जारी हुए थे, शाहरुख खान ने नहीं जारी किए थे, लेकिन शाहरुख सिक्के थे। हाँ हाँ, बाबर ने जारी किए। क्यों, मतलब क्यों नाम ये रखा? मतलब शाहरुख खान से परिचय था कोई है? शाहरुख नाम से सिक्के क्यों जारी किए थे,
इतिहास पढ़ते समय ना फैक्चुअली तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार उसके पीछे का इतिहास हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उसी को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, बस इतिहास पढ़ते समय कनेक्ट कर दूंगा तो आपको बड़ी आसानी से व्हाट वाज, व्हाई एंड हाउ, ये सब चीजों का आंसर मिलने लगेंगे आपको। जैसे मैंने पूछा कि व्हाई द शाहरुख कॉइन्स हैड बीन इशूड बाय बाबर, क्यों आखिरकार शाहरुख ही, कुछ और नाम रख लेता, बाबरी रख लेता, वैसे बाबरी सिक्के भी थे, ऐसा नहीं थे, कुछ और रख लेता शाहरुख की जगह पर। तो शाहरुख तैमूरलंग का बेटा था एक्चुअली, तैमूरलंग के ही तैमूरलंग के वंशज रहे ना ये लोग, तो तैमूरलंग का बेटा था शाहरुख मिर्जा, ठीक है। और शाहरुख मिर्जा के बाद जो है ना पूरा तैमूरी एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया, उन्हीं के वंशज तो थे बाबर लोग, इन्हीं के बाद ये वंशज हुए, तैमूरी परिवार के थे ये लोग, तो उन्हीं के नाम से सिक्के जारी हुए थे, ठीक है। इस इनके काल में जो सिक्के हुए थे, एक तो सिल्वर कॉइन्स हुए थे, सिल्वर कॉइन्स को इस समय कहा जाता था पनास, सिल्वर कॉइन्स पन के नाम से जाने जाते थे, PANAS, पनास। कॉपर कॉइन्स दो प्रकार के सिक्के चला रहे थे ये लोग, कॉपर कॉइन्स में दो तरीके के सिक्के थे, मासक एंड कांकड़ी। मासक एंड कांकरी, ये दो तरीके के सिक्के कॉपर कॉइन्स थे। कॉपर कॉइन्स में छोटे बड़े सिक्के थे, मतलब कांकरी जो है वो छोटे सिक्के थे, स्मॉल कॉइन्स, एंड मासक जो है बिग कॉइन्स थे, उनके अनुसार उनका वैल्यू होता था, यही चीजें थी। पेपर करेंसी शुरू हो गया था भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब सिक्के तो चल ही रहे थे, चांदी के, सोने के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के, सब सिक्के चल रहे थे, लेकिन क्या पेपर करेंसी स्टार्ट हो गया था बिफोर इंडिपेंडेंस? नहीं नहीं, तुगलक के समय, तुगलक के समय तो ब्रॉन्ज कॉइन शुरू हुए।